नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दुलारी के बच्चे का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद प्यारी भी थकी मांदी आंगन में बैठे विश्राम करती है। दुलारी का पति मथुरा अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत ही लालायित रहता है और वो अपने बच्चे से मिलने आता है। दुलारी और मथुरा दोनों मिलकर अपने बच्चे के भविष्य की कामना करते हैं। प्यारी भी उन लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है, लेकिन दुलारी अपनी बहन को टोंट मारती है तो वो दुखी हो जाती है। तो मथुरा को इस पे दया आती है और वो बोलता है कि इस बेचारी का हम लोगों के सिवा इस दुनिया में कौन है। अब आगे की कहानी। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेतों का काम मजदूरों पर आ गया। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बात को बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल रहते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाने पड़ते थे। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियों बदलते, जमींदार का प्यांदा भी उसी पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफ़ायत करनी पड़ती थी। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ ना कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज़ थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों का मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपये रोज की मजूरी हो जाती है। 4 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई। यह धुन कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ। शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यहीं दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। अब फिर पौरुष भी तो थक रहा है, या खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए ना धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चे को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका भी जीना वहाँ लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली,
तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ना चलने को ना तैयार थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से फ़ायदा ही क्या। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बालवृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मुंह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खद्याल को खा खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रियाशून्य सा कर दिया था। प्यारी के से सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना, कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी ना होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेली का खिलौना 1000 घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी। किससे हंसेगी, बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था, उसकी वृत्तियां शिथिल होती चली जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती थी तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भब्बड़ में उसको इन बातों का मौका ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी बेहवल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुध ही ना रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। ना घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, हाथ मुंह धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था।
आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को जीना चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेती को उठा दो। पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके स्वाभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है कि मैं उसके आश्रय बैठी हूँ। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब वह साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन ना थी। अब भूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नदियाँ बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की फुल्की लहरें भी थी, खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मूठ और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सर पर सवार रहते वह हीले हवाले करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उस पर जिम्मेदारियां आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते कल कल होते तो क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर न छेंक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती। तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा। मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट को तो होता नहीं सगाई कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध हाथ सेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पर सेंक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ जाता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाती ही बीत जाएगी। प्यारी,
बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी पानी देता आऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं। झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार, बाजरा, सन, अरहर सब तो हैं, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघा और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा। तो क्या सबसे गया बीता मैं हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ। दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधे सेर में रह गए। एक दिन तौलो तब मालूम हो। तौला है बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ, धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूँगा ना, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो रहे। जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठा रहता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है। बात तो देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ यहाँ? ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू, यह मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हठ ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की क्या बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसे ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसे ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। इस तरह मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी समाप्त होती है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।